वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इज्तिमा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज का दिन मुनफरिद खुशी का दिन है। बतौर वज़ीर आला पंजाब तालीम, सेहत और नौजवानों के लिए तरजीही इकदाम किए। नौजवानों को IT, AI, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए तो ये मुल्क का सरमाया बनेंगे। राना मशहूद को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट का टास्क दे दिया गया। नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने के लिए दरकार अखराजात फराहम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में बेहतरीन ट्रेनर्स आने चाहिए। नौजवान हमारा असासा हैं, उन्हें बेहतरीन हुनर से नवाजेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि बलूचिस्तान में दुश्मनों का एक बार फिर वार। गवादर में दहशतगर्दों की फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया कलमत के इलाके में पेश आया, जहां दहशतगर्दों ने गवादर से कराची जाने वालों पर फायरिंग की। पुलिस ने बताया कि फायरिंग में 5 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है, जबकि दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। दूसरी जानिब तुर्बत में नामालूम सिम से फायर किया गया मार्टर गोला भी घर पर गिरा, जिससे 6 अफराद जख्मी हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की कलमत में मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने दहशतगर्द हमलों में कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली की दुश्मन हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े में जाँ बहक अफराद के बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारान को सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवादर के इलाके कलमत में मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। अपने बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करके मासूम लोगों को निशाना बनाया। उनका कहना था कि शनाख्त करके मुसाफिरों को निशाना बनाना बर्बरियत और दरिंदगी है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। गुज़िश्ता रात गवादर के इलाके कलमत में दहशतगर्दों की फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। Prime Minister and Foreign Minister, the Special Representative for Afghanistan, Ambassador Mohammad Sadiq, visited Kabul 21st-23rd March 2025. The Special Representative called on the direction of the Deputy Prime Minister and Foreign Minister, the Special Representative for Afghanistan, Ambassador Mohammad Sadiq, visited Kabul 21st-23rd March 2025. The Special Representative called on the Acting Foreign Minister of Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, on 22nd March. During the meeting, both sides exchanged views on all issues of mutual concern, including peace and security, trade and economic cooperation, as well as people-to-people contacts. The Special Representative reaffirmed Pakistan's commitment to continued engagement and mutually beneficial ties with Afghanistan and underscored the importance of addressing all issues of concern, particularly security, to further consolidate bilateral ties. Both sides agreed to enhance high-level engagement and dialogue to strengthen bilateral cooperation. The two sides also reinforced the commitment to a mutually beneficial bilateral relationship with a view to achieving lasting regional peace and stability. The Special Representative also met with Acting Commerce Minister of Afghanistan, Nuruddin Azizi. Both sides discussed bilateral trade and economic relations, as well as cooperation in the areas of transit and connectivity. The Special Representative reaffirmed Pakistan's commitment
to reinforcing mutually beneficial ties with Afghanistan, the two sides agreed to harness full potential of regional trade and connectivity for the mutual benefit of both countries. Upon his return, the Special Representative briefed the Deputy Prime Minister about his meetings with the Afghan leadership. The Deputy Prime Minister expressed satisfaction at the discussions held with the Afghan side and issued directions to further consolidate bilateral ties, including through high-level engagement and enhancement of trade and transit cooperation. We have taken note of press release issued by certain UN experts, which appears to be based on selective and unverified media reports. It is imperative that public statements of this nature adhere to principles of objectivity, avoid selective criticism, reflect factual accuracy, and acknowledge full context of the situation. Regrettably, these comments lack balance and proportionality, downplaying civilian casualties inflicted by terrorist attacks while disregarding the crimes committed by miscreants who deliberately disrupt public services, obstruct freedom of movement, and create an atmosphere of insecurity. Any credible assessment must recognize that these elements are not mere protesters, but active participants in a broader campaign of lawlessness and violence. Their abuses of law and human rights violations cannot be ignored. Hiding behind a facade of alleged grievances, these elements are operating in collusion with terrorists, evident from their coordinated efforts to obstruct state responses, including synchronized roadblocks facilitating terrorist attacks. The latest proof of this nexus was their unlawful storming of the district hospital in Quetta, where they forcibly seized the bodies of 5 terrorists eliminated during the Jafar Express hostage rescue operation. 3 of these bodies were retrieved back from these violent protesters by the police. Legal proceedings against these individuals are being conducted strictly in accordance with the law of the land. Any statement by UN mandate holders that cast aspersions on these proceedings risks undue interference in sub judice matters before domestic courts. Such interventions not only undermine the rule of law, but also set a troubling precedent of disregarding sovereign legal processes. Furthermore, this pattern of selective and disproportionate focus by the UN machinery serves no constructive purpose. Instead, it inadvertently emboldens extremist elements, fuels unwarranted media sensationalism, incites disorder, and most alarmingly, exacerbates societal polarization and fragmentation. It is both perplexing and deeply ironic that the statement issued by the UN Special Procedures and mandate holders stands in stark contradiction to the very essence and spirit of UN's own Resolution 2354. Rather than supporting a sovereign state in its determined and resolute efforts to combat terrorism, such statements risk legitimizing extremist narratives, an outcome that is not only counterproductive, but also fundamentally at odds with the principles the UN purports to uphold. International human rights law unequivocally prohibits individuals, entities, or groups from weaponizing rights to infringe upon the rights and security of others. It also firmly upholds the right of sovereign states to take lawful and necessary action to maintain public order and ensure the safety of their citizens. The government is duty-bound to protect the lives and security of its people, particularly in areas where innocent civilians bear the brunt of foreign-sponsored terrorism. It has consistently pursued policies aimed at fostering social and economic development for all segments of society, regardless of ethnic or religious background. However, the persistent threat posed by terrorists and their enablers through heinous attacks on civilians, security forces, and vital public infrastructure undermines these efforts. In this regard, the measures undertaken by the government are fully consistent with international law, which categorically prohibits incitement to violence and terrorism. There can be no tolerance, let alone impunity,
for terrorists, their facilitators, or their abettors. Institutional and legal mechanisms remain fully available for all citizens seeking redress in accordance with their constitutional rights. We maintain an open and constructive dialogue with UN Special Procedures mandate holders and will continue our engagement based on principles of mutual respect, objectivity, and adherence to facts. Pakistan welcomes the recently agreed upon limited ceasefire between Russia and Ukraine, which prohibits attacks on energy infrastructure and ensures safe navigation in the Black Sea. We appreciate the active engagement of the US administration and its leadership in securing the agreement between Russia and Ukraine. We remain optimistic that the new momentum generated by these initial steps will eventually lead to comprehensive and permanent ceasefire. Pakistan's position on Ukraine conflict has been consistent. Pakistan has enjoyed friendly relations with both Russia and Ukraine. We have always advocated dialogue and diplomacy, immediate cessation of hostilities, and peaceful resolution of this conflict. Israel's continued and repeated incursions and airstrikes into the Syrian territory, continued violation of 1974 disengagement of forces agreement, and its declared intent for an indefinite presence and full demilitarization of Syria are unacceptable, constitute blatant violation of Syria's sovereignty and territorial integrity, and undermine international law and regional stability. A durable peace in Syria hinges on a credible political transition, national unity, and reconciliation and inclusive governance. We have learned with serious concern that Indian authorities have conducted scores of raids on residences belonging to members of different constituents of all parties Hurriyat Conference in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The intent of these raids is to crush dissent and intimidate the local people. We urge the Indian authorities to stop these oppressive measures and respect the fundamental rights and freedom of Kashmiri people, including their right to self-determination. I thank you. तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग जारी थी। उनका कहना था नायब वज़ीर आज़म की हिदायत पर नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक ने काबुल का दौरा किया। 21 मार्च को मोहम्मद सादिक की अफ़गान उबूरी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने आला सतह पर राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक की अफ़गान उबूरी वज़ीर तिजारत से भी मुलाकात हुई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम हो गए हैं। दहशतगर्दी का सामना करने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को फिर से बहाल कर दिया गया। ट्रेन की रवानगी के मौके पर वजीर अमीर मकाम ने मीडिया से क्या बातचीत की, जानिए इस रिपोर्ट में। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को विफाकी वजीर अमीर मकाम की मौजूदगी में पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना कर दिया गया। इस ट्रेन को 11 मार्च को दहशतगर्दों के हमले का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। लेकिन अब 16 दिन बाद ये दोबारा कैंट रेलवे स्टेशन पेशावर से अपने सफर पर रवाना हो चुकी है। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से रवाना होकर पंजाब, सिंध और फिर बलोचिस्तान से होती हुई 34 घंटे के सफर के बाद कल दोपहर 5 बजे कोयटा पहुँचेगी। जाफर एक्सप्रेस में सफर के लिए 280 मुसाफिरों ने रिजर्वेशन हासिल की है। पेशावर से 28 मुसाफिर रवाना हुए। ट्रेन पेशावर से पंजाब और फिर सिंध के बाद बलूचिस्तान में दाखिल होगी। जाफर एक्सप्रेस वाहिद रेलगाड़ी है जो चारों सूबों से गुजरती है। ट्रेन की रवानगी के मौके पर वजीर अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि जाफर एक्सप्रेस की सर्विस कोयटा के लिए बहाल की जाए और अब ये ट्रेन पेशावर से रवाना हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दों के अज़ाइम को नापाक बनाएंगे और पाकिस्तान बलूचिस्तान की तरक्की का अमल जारी रहेगा। वजीर ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि जाफर एक्सप्रेस दोबारा चल पड़ी है और ये मुल्क की तरक्की का निशान है। अमीर मकाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के आज़म का जिक्र करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला जारी रखा जाएगा। अमीर मकाम ने अपोजिशन जमातों की तहरीकों को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ की तहरीक का मकसद मुल्क और सूबे की तरक्की नहीं बल्कि इस्लामाबाद पर कब्जा करना है। अमीर मकाम ने गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के हवाले से फैसला किया कि उनकी वापसी का अमल अटल है और हालात के मुताबिक उस पर अमल दरामद किया जाएगा।
यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान मामले पर मुज़ाकरात के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से किरदार अदा करने की हिमायत कर दी है। कहा, बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए सूबे के सरगर्म कारकुनों समेत वहाँ की तमाम क़यादत से बातचीत होनी चाहिए। उसके लिए नवाज शरीफ को किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर दिफा ने कहा कि किसी भी फैसले पर बलूचिस्तान की रिवायती क़यादत को ऑन बोर्ड होना चाहिए। दुनिया में हर जगह मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल होते हैं। उनका कहना था कि बलूचिस्तान की शिकायत 50 साल से भी पुरानी हैं। सरफराज बुगटी को बातचीत के अमल की क़यादत करनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल मालिक बातचीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि मैं भी 2.25 साल पहले काबुल गया था। अच्छे माहौल में बातचीत हुई थी। तब से लेकर अब तक हालात तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। जो अफसोस की बात है, ख्वाहिश होगी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहे, उनमें किसी किस्म की दरार ना आए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उनका मंबा अफगानिस्तान की सरजमीन है। बहुत से दहशतगर्द मारे गए, उनमें ज़्यादा तादाद अफगान शहरियों की है। हालात संवारने के लिए दोनों हुकूमतों को गैर मामूली इक़दाम करना होंगे। और अब खबर यह है कि अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात के पेश नज़र ईद उल फितर सादगी से मनाने का ऐलान कर दिया है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ईद सादगी से मनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि कारकुनान और जिम्मेदारान हुजूम वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें, गैर ज़रूरी सरगर्मियों से इज्तनाब करें। एमल वली खान ने ताकीद की कि ईद पर नादरा और मुस्तहिक अफराद का खुसूसी ख्याल रखा जाए। एमल वली खान का कहना था कि मौजूदा हालात का तकाजा है, हम सादगी को तरजीह दें। ANP इंसानी हमदर्दी और मसावात के उसूलों पर कारबंद है। इसी जज्बे के तहत पार्टी कारकुनान इस ईद पर भी खदमात और यकजहती के मुजाहरे को यकीनी बनाएं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि चीनी कैपिटल मार्केट से इस्तेफ़ादा किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि CPEC के तहत मवासलात, इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों की तामीर, खित्ते में सड़क और रेलवे रवाबित की तामीर के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा किया। उन्होंने कहा कि चीन का बरामदी शोबा पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्ती अफरादी कुव्वत का फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान ने माजी में डॉलर और यूरो में कई बॉन्ड्स का इजरा किया। वज़ीर ख़जाना ने आयरन ब्रादर्स करार देते हुए चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने दौरे के दौरान चीनी बैंकों की डिजिटल तब्दीली का मुताला किया। पाकिस्तान चीन के तजुर्बात से सीख कर डिजिटल हल के जरिए माली शमूलियत में बेहतरी ला सकता है। वज़ीर ख़जाना ने ज़राअत, ड्रोन टेक्नोलॉजी और दीगर अहम शोबों में दो तरफा ताउन पर रोशनी डाली। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के माहिरीन का बयान मुस्तरद करते हुए उसे एक तरफा करार देते हुए अलामिया का नोटिस ले लिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ऐसे अवामी बयानात को गैर जानिबदारी के असूलों पर कायम रहना चाहिए, तनकीद से गुरेज करना चाहिए और बयानात हक़ाइक़ पर मबनी होने चाहिए, जिसमें मुकम्मल सियाक़ो सबाक़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बदकिस्मती से इन तबसरों में तवाज़ुन और तनासुब की कमी है। ये दहशतगर्द हमलों के नतीजे में होने वाले आम शहरियों के जानी नुकसान को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जबकि इन अनासिर के जुराइम को नज़रअंदाज करते हैं और आज़ादाना नक़्ल हरकत में रुकावट डालते हैं। किसी भी मोतबर तज्ज़िये में तस्लीम किया जाना चाहिए कि यह अनासिर महज मुजाहिरीन नहीं बल्कि लाकानूनियत और तशद्दुद की एक वसी मुहिम है जिसमें शरीक हैं। तर्जुमान ने कहा उनके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कानून की खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा कि एक बुशरजैदी केस ने MQM बनाई थी, टैंकर से कुचली गई ज़ैनब, केस कहीं नहीं ताकत को जन्म न दे दे। कामरान टेसूरी ने मलिक कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टैंकर से कुचले हुए खानदान से इजहार ताज़ियत है, मुझे हटा सकते हो तो हटाओ, लेकिन आवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि जितने लोग डंपर तले कुचले गए उनके लवाहिकीन को ईद के बाद एक एक प्लॉट दूंगा। कामरान टेसूरी का मजीद कहना था कि UC ने जिम्मेदार किसी भी जमात से हो, मेरे पास टूटी सड़कों की लिस्ट लाएं, अपने पैसों से सड़क बनवाऊंगा। गवर्नर सिंध ने कहा कि चीफ जस्टिस डंपर, टैंकर और हैवी ट्रैफिक से कुचले जाने का मामला देखें और फैसला सुनाकर जाएं। उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान भी किया। और कराची वालों के लिए बुरी खबर है, शहर में पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई। किन इलाकों में पानी की फराहमी में कमी होगी और किस वजह से ये हुआ, तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन कराची ने इस हवाले से क्या कहा, जानिए इस रिपोर्ट में।
तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन कराची के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की जानिब से हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली के केबल में फॉल्ट के सबब स्टेशन को बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई है, जिसके नतीजे में पानी की फराहमी में कमी वाक़ई हुई है। वाटर कॉरपोरेशन ने आवाम को मतला किया कि पानी की फराहमी मामूल पर आने तक जिला गरबी और केमाड़ी के इलाकों में पानी की कमी का सामना हो सकता है। तर्जुमान के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन से शहर को यौमिया 94 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। ताहम केबल फॉल्ट के बायस इस वक्त हब पंपिंग स्टेशन से शहर को 52 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन पर जुज़वी तातुल के बाद मुतबादिल ज़राए से बिजली की फराहमी जारी है। के इलेक्ट्रिक आमला वाटर बोर्ड के नुमाइंदों से राब्ते में है। वाटर बोर्ड के तमाम बड़े पंपिंग स्टेशन लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। कराची में ट्रैफिक हादसे ने एक और घर उजाड़ दिया। कारसाज के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से मियां बीवी दम तोड़ गए। कार ड्राइवर की फरार होने की कोशिश पर शहरियों ने पकड़ लिया। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी और ड्राइवर को तहवील में लिया। पुलिस की ड्राइवर को थाने ले जाने की कोशिश पर मुश्तइल अफराद ने मुजाहिमत की, जिस पर पुलिस ने मजीद नफरी तलब कर ली। पुलिस मोबाइल हजूम से ड्राइवर को निकाल कर थाने ले गई। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद डिवीजन के जिला सोहबतपुर में एक घर पर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक सोहबतपुर में फायरिंग और घर को आग लगाए जाने से एक ही खानदान के 7 अफराद जान बहक हो गए, जिनमें एक खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा वाक़या जमीन के तनाज़े पर पेश आया। इसकी मजीद तहकीकात की जा रही हैं, जबकि हमलावरों की तलाश भी जारी है। उधर मालाकंठ के इलाके खटकू शाह के मुहाजिर कैंप में कार नहर में गिरने से हादसे में 5 अफराद जान बहक हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि गाड़ी और 5 अफराद की लाशें नहर से निकाली गईं। लाशों को THQ अस्पताल दरगई मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जान बहक अफराद में एक मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। भिखारी माफिया बैरून ममालिक भीख मांगने से बाज ना आ सका, मुल्क की बदनामी का सबब बनने लगा। UAE हुकाम ने एक बार फिर पाकिस्तानी हुकाम को आगाह करते हुए 10 पाकिस्तानी भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब इमारात में हुकाम ने 5 खवातीन समेत 10 पाकिस्तानियों को भीख मांगते हुए गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक पंजाब के जिला विहाड़ी की रिहायशी 3 खवातीन आमना बीबी, कौसर बीबी और फरजाना बीबी, लाहौर से ताल्लुक रखने वाली जमीला बीबी और जुबैरा बीबी को मुत्तहिदा अरब इमारात में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया गया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। इन्हें पाकिस्तान बेदखल करने की तैयारी की जा रही है। UAE हुकाम के मुताबिक इसी तरह की कार्रवाइयों में DG खान के रिहायशी मोहम्मद जकरिया, नगर के वसीम हैदर, लाहौर के मोहम्मद उस्मान, 4 सदरा के एजाज खान और पेशावर के अब्दुल्ला को भी भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया गया। हुकाम का कहना है कि इन अफराद को पाकिस्तान रिपोर्ट करने के लिए इमरजेंसी पासपोर्ट तैयार कर लिए गए हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर इन्हें गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। UAE हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम को इस हवाले से आगाह कर दिया है। गजा में इजराइल की बर्बरियत जारी है। ताज़ा हमलों में मजीद 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में ड्रोन हमले में हमास रहनुमा अब्दुल लतीफ अल-कानू भी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटे में 7 बच्चों समेत 43 फलस्तीनी भी शहीद हुए, मुतादिद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने ड्रोन के जरिए पनाह गुज़ीन कैंपों और फूड सेंटर को निशाना बनाया। दर्जनों रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। ड्रोन हमले में 11 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज ने फलस्तीनियों को गजा शहर के जैतून और तेल उल हवा में समेत दीगर इलाकों से जबरी नकल मकानी का भी हुक्म दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने 18 मार्च से अब तक गजा के 430 मकामात को निशाना बनाया। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक की 27वीं शब अकीदत व रूहानियत के साथ मनाई गई। लाखों ज़ाहिरीन और नमाजी जमा होकर दुआओं और इबादत में मशगूल रहे। सऊदी अरब में ईद उल फितर कब होगी, इस हवाले से माहिरीन फल्कियात का क्या कहना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक की बाबरकत ताक रातों में से एक 27वीं शब गुज़िश्ता शब थी। मस्जिदुल हराम में इस अहम मौके पर 34 लाख से जायद उम्रा ज़ायरीन और नमाजी जमा हुए थे। ये मुकद्दस रात शब कदर की ताक रात थी, जिसमें दुनिया भर से मुसलमानों ने इकट्ठा होकर अल्लाह के हुजूर अपनी बख्शिश और दीगर मनाजात के लिए दुआएं की। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया के मुताबिक मस्जिदुल हराम और इसके मुल्हिका इलाकों में मजमूई तौर पर 34,41,600 से जायद अफराद मौजूद थे। अंदरून मुल्क और बैरून ममालिक से आए हुए उम्रा ज़ायरीन और नमाजी इस अजीम रात की बरकत से इस्तेफादा करने के लिए मस्जिदुल हराम में जमा थे। इस मौके पर दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफी तलब करते हुए दुआओं और इबादत में मसरूफ रहे और इस शब की अजमत और रूहानियत में शरीक हुए। दूसरी जानिब सऊदी माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सऊदी अरब में शवाल का चांद 29 रमजान को नजर आने का इम्कान है और हफ्ता 29 रमजान को दोपहर 2 बजे चांद की पैदाइश होगी।